कि जितने प्रकार के भी समाज में परिवर्तन होते हैं उनको अलग अलग विद्वानों ने क्या किया है, अलग अलग विद्वानों ने उनको कैटेगरी वाइज कर दिया है। कुछ लोग मानते हैं जो समाज का परिवर्तन है वो समाज का परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। कुछ लोग मानते हैं नहीं भाई, ये जो समाज है समाज का बदलाव चक्रीय रूप में होगा, यानी गोलाकार रूप में होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो समाज है उसका परिवर्तन ना तो रेखा में होता है ना तो गोले में होता है। उसका परिवर्तन कैसे होता है, कहते हैं भाई कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, और इस प्रकार से समाज का परिवर्तन होता है। तो समाज को परिवर्तन को 3 प्रकार से लोगों ने बताया है। पहले जो सिद्धांत है वो देने का काम कौन कौन करता है, उसे हम लोग कहते हैं उद्विकासी सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरी, कि कोई भी समाज होगा उस समाज में परिवर्तन कैसा होगा। ये लोग कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो समाजशास्त्र में मानते हैं कि समाजशास्त्र में उद्विकास होता है, तो प्रमुख रूप से इसमें मानते हैं हमारे अगस्त कॉम्ट साहब जो कि समाजशास्त्र के पिता हैं। दूसरा कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर है, कार्ल मार्क्स हैं, मार्गन है, हाबहाउस हैं, स्टीवर्ड हैं और मैकइवर पेज हैं। ये सब ऐसे समाजशास्त्री विद्वान हैं जो कि मानते हैं कि समाजशास्त्र कैसे विकसित होता है, एक निश्चित क्रम में। और उद्विकास के बारे में यदि आप जान जाए उद्विकास होता क्या है, मैंने आपको बताया भी है लेकिन फिर से बताता हूं। उद्विकास में परिवर्तन ये लोग मानते हैं कि समाज प्रारंभ में होता है और प्रारंभ में अपने अतीत के साथ जुड़कर धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे की ओर बढ़ता जाता है। और उद्विकास में कहा जाता है एक तो क्रमिक होगा, एक दिशा में परिवर्तन होगा, ये दिशा हो गई, उस दिशा के साथ साथ क्या होगा, अपने अतीत के साथ जुड़कर के आगे बढ़ेगा, और जुड़कर आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जब भी आगे बढ़ेगा इसके ढांचे में परिवर्तन होता जाएगा। देखो ढांचे में परिवर्तन हो रहा है, पहले छोटा था फिर थोड़ा से बड़ा हुआ, और ढांचे में परिवर्तन होने के साथ उसके कार्यों में भी परिवर्तन होगा। यानी अगर ये बदलेगा तो इसके कार्य भी बदलेंगे। उसको उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, एक तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन जब भी होगा तब उद्विकास हमको देखने को मिलता है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन का हमने आपको बताएं तो पहले के टाइम पे अगर हमें कोई संदेश देना होता था दूसरे को तो हम क्या करते थे, संदेश के बहुत पहले के काल में जब आदिवासी वगैरह हुआ करते थे तो हम संदेश देने के लिए जंगलों में जाते थे और कोई एक ऐसा निशान बना के चले जाते थे कि भाई जाना और वहां ये चीज देख लेना, तो आपको इसकी जानकारी हो जाती थी। लेकिन धीरे 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 संदेशों के क्रम में विकास हुआ, हम लोग लिखना सीखे, है ना, लिख करके फिर हम भोजपत्रों में तामपत्रों में संदेश देना शुरू कर दिए थे। लिख दिया और चिट्ठी आपको पकड़ा दी और आप समझ गए कि हम आपसे क्या चाहते हैं, अपनी बात हमने आपको बता दी। उसके बाद भी आगे आए तो संदेशों के क्रम में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और विकास करी। अब टेक्नोलॉजी जब विकास करी तो फिर रेडियो जैसे संसाधन आ गए, टेलीविजन आया, फिर पत्र की व्यवस्था एक स्थान से दूसरे स्थान डाक के द्वारा, ठीक है, तार की व्यवस्था पहले होती थी। उसके बाद फिर मोबाइल फोन, वो भी मोबाइल फोन क्या, नंबर ऐसे घुमाने वाले, ठीक। फिर मोबाइल फोन के बाद अब हम लोग ये सैटेलाइट फोन और ये मोबाइल फोन यूज कर लिए। पहले टेलीफोन था, मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन के भी आगे जाएगा तो हाथ में एक ऐसी छोटी सी चिप लगाओगे और आपका पूरा का पूरा हाथ क्या बन जाएगा, मोबाइल बन जाएगा। तो हमने संचार के माध्यमों में विकास तो किया, लेकिन हर बार बात था मैसेज पहुंचाना, और मैसेज पहुंचाने के साथ साथ हमने पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करी और उसमें थोड़ा सा संशोधन किया और आगे बढ़ गए। तो ये उद्विकास हो रहा है, एक दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हर बार जब आगे बढ़ता है तो हर बार कुछ नया लेकर के आता है, तो ये उद्विकास है। प्रौद्योगिकी में उद्विकास होता है। आविष्कार जब होते हैं तो आविष्कारों के परिणाम स्वरूप भी उद्विकास होता है। जैसे आप पहली पहिया का आविष्कार हुआ, पहिए के आविष्कार में उसमें इंजन लगा दिया तो धीरे धीरे गाड़ियों का आविष्कार हो गया। अब उसके भी आगे हम और टेक्नोलॉजी लेकर के आए, एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, मेट्रो ट्रेन आ गई, है ना, हाइपर लूप में जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बात यह है यातायात के साधनों की प्रगति होनी है, लेकिन वो अपने अतीत के साथ अगर हमें पहली बार पहिया ना मिला होता तो क्या आज हम रेलगाड़ी में चल रहे होते। तो अपने अतीत के साथ जुड़ा है और आगे बढ़ रहा है, तो ये उद्विकासी सिद्धांत है। और इसको मानने वाले प्रमुख रूप से हमने आपको बताए अगस्त कॉम्ट साहब है। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि जो भी उद्विकास होगा, आज तक के समाज में जो उद्विकास हुआ है, आज हम लोग इस तरह के सोचने वाले व्यक्ति बन गए हैं, वो 3 अवस्थाओं में होकर के गुजरे हैं। उसमें पहली अवस्था थी धार्मिक अवस्था, फिर तात्विक अवस्था, फिर आज की प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। इसी प्रकार से स्पेंसर भी मानते हैं कि जो समाज है उसका उद्विकास हुआ और उद्विकास के रूप में वह
पहले सैनिक समाज था, आज औद्योगिक समाज के रूप में देख रहे हैं। कार्ल मार्क्स भी मानते हैं कि यूरोपीय समाज 4 चरणों में होकर के गुजरा है, आदिम समाज, फिर सामंतवादी समाज, फिर आज पूंजीवादी, और फिर आने वाले में साम्यवाद। इनको व्यापक रूप से देखेंगे। इसी प्रकार से मार्कन भी मानते हैं जंगली समाज था, फिर बर्बर समाज, फिर सभ्य समाज, है ना। इस प्रकार से ये आप नोट कर लीजिएगा। जूलियन स्टीवर्ट और मैकाइवर पेज ऐसे जो है उद्विकासी हैं, जो मानते हैं कि उद्विकास एक सरल रेखा में ना होकर के सीधी रेखा में नहीं हुआ, अपितु ये मानते हैं कि जो उद्विकास है वो एक स्थान से प्रारंभ होकर के इधर ना जाकर के कई दिशाओं में हो सकता है। तो इसलिए जूलियन स्टीवर्ट और मैकाइवर और पेज को हम लोग कहते हैं बहुरेखीय उद्विकासीय सिद्धांत कार के रूप में इनको हम लोग अपना नाम देते हैं। अब बात करते हैं चक्रीय सिद्धांत की। तो चक्रीय सिद्धांत का मतलब यह है कि कोई भी परिवर्तन जब शुरू होगा, यहां से मान लीजिए कोई भी परिवर्तन शुरू हो रहा और वह घूम करके पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करेगा। कुछ अवस्थाओं में जाएगा लेकिन फिर पुनः जो है उसी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, तो इसमें चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। और इनको मानने वाले प्रमुख रूप से परेटो हैं, जिन्होंने शेर और लोमड़ी का सिद्धांत दिया था। टाइनबी है, विको है, सोरोकिन है, और स्पेंगलर का नाम प्रमुख रूप से चक्रीय सिद्धांतकारों में लिया जाता है। और चक्रीय सिद्धांतकार यह मानते हैं कि परिवर्तन जहां से प्रारंभ होगा वहीं लौट करके वापस आएगा। और उदाहरण रूप अगर देखें तो प्रमुख रूप से उदाहरण के रूप में चक्रीय सिद्धांत में माना जाता है कि सांस्कृतिक विशेषताएं होंगी और फैशन तथा सामाजिक मूल्यों में जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है वह उद्विकासीय सिद्धांत का रूप होता है। पहले के टाइम में अगर बात करें आपसे, तो जो चक्रीय परिवर्तन है वो हमारा किस में देखने को मिलता है? फैशन में देखने को मिलता है। और फैशन का क्या, आपको एग्जाम्पल भी हम दिए हैं कि प्रारंभिक समय में व्यक्ति के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पास कपड़े होते गए और ज्यादा मात्रा में कपड़ा पहनना शुरू किया। आप लोग अभी कभी कभी देखते होंगे कि जब हमारे टीवी में, सिनेमा में, चैनलों में दिखाया जाता है कि पुराने समय का राजा जो है ये इतनी लंबे कपड़े पहनता था और फिर चलता था। इसी प्रकार से रानियां भी, जो रानियां होती थी वो भी इसी प्रकार से लंबे कपड़े पहन करके चलती थी, जैसा लग रहा है पोछा लगा रही हूं। अब ये पोछा लगाने वाले कपड़े क्यों पहनती थी? इतने लंबे कपड़ों की जरूरत क्या थी? ठंडी से बचना था तो नहीं, फिर क्या था? दिखावा था। क्योंकि जब लोगों के पास कपड़े नहीं थे उस समय, तब ये लोग इतने बड़े बड़े कपड़े पहनते थे और दिखाते थे कि हमारे पास इतना ज्यादा, हम राजा हैं, इसलिए हम अपने इतने कपड़े को पहनते हैं। अब देखो कि प्राचीन काल में व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं था, लेकिन जब कपड़ा आया तो इस मात्रा में उसने कपड़े पहनने शुरू करे, इतने ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे आज का दौर कैसा आ रहा है? फिर लोग छोटे कपड़ों की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो फैशन में जो परिवर्तन है वो चक्रीय परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जब फैशन में दूसरा देखो आप, बियर्ड यानी दाढ़ी रखना। अगर पहले के टाइम पे बिल्कुल चिकने फेस वाले लोगों को लोग पसंद करते थे, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आया, फिर थोड़ा सा दाढ़ी लोग रखना शुरू किए। लेकिन अब फिर कैसा हो रहा है? धीरे धीरे समाज फिर जाएगा, फिर चिकने वाले लोग पसंद आएंगे। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है तो ये चक्रीय रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है चक्रीय रूप में। साथ में बात करें उतार चढ़ाव परिवर्तन की, तो ये मानते हैं उतार चढ़ाव परिवर्तनकारी कि जो भी समाज है उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन ना तो सीधी रेखा में होगा ना ही गोल होगा, चक्करकार। ये मानते हैं कि नहीं, जो समाज है उसमें परिवर्तन ऐसा होगा कि पहले ऊपर कुछ जाएगा फिर नीचे आएगा, ये इस रूप में परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन का रूप आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? यह परिवर्तन का रूप आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या संबंधी परिवर्तन में। एक टाइम पे कहीं की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, फिर लोग प्रयास करते हैं कि भाई जनसंख्या हमारी ज्यादा हो गई तो कम कर दो, जैसे चीन ने किया, जापान ने किया। जनसंख्या ज्यादा थी तो उन्होंने जनसंख्या की नीति लगाई कि भाई एक बच्चे से अगर ज्यादा तुम्हारे बच्चे हो गए तो तुम्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी। लेकिन फिर जापान में क्या स्थिति आई? आज जापान बूढ़ा देश बन गया। वहां पे लोग बूढ़े हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा ही नहीं किए। जब बच्चे पैदा नहीं करें तो बच्चे जवान नहीं होंगे, और जब जवान नहीं होंगे तो देश बूढ़ा हो जाएगा, और जब देश बूढ़ा हो जाएगा तो आपकी उत्पादन जो भी गतिविधियां हैं जो आप उत्पादन कर रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। फिर जापान ने नीति बदली, नहीं भाई अब आप लोग जाओ और जब काम करते हो तो छुट्टी ले लो, और छुट्टी लेकर के अपने परिवार के साथ रहो और जनसंख्या बढ़ाओ। तो जनसंख्या में परिवर्तन क्या है?
पहले इस प्रकार का था, फिर ऊपर नीचे जा रहा है ना। साथ ही आपकी आर्थिक क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन भी, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें भी परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में देखने को मिलता है। कि आप कभी किसी समय में कोई समाज बहुत समृद्ध समाज था, जैसे भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अंग्रेजों से लूटपाट हुई, बहुत सारे आक्रमण हुए भारत में, भारत गरीब हुआ, लेकिन फिर आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर है। तो जो आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा, ये उतार चढ़ाव के रूप में देखने को मिलेगा। और इस परिवर्तन का प्रमुख रूप से समर्थन हमारे सोरोकिन करते हैं, और सोरोकिन कहते हैं सांस्कृतिक गतिशीलता में होने वाला परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में माना जाता है। वह मानते हैं कि जो भी परिवर्तन है, दो संस्कृति के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि 3 प्रकार की संस्कृतियां होती हैं। एक तो आपकी भौतिक संस्कृति हो गई, और एक ईश्वर को प्राप्त करने वाली संस्कृति यानी हो गई, और इन दोनों के बीच में लोग उतार चढ़ाव करते हैं। कभी बहुत देश, कोई भी समाज बहुत या तो आस्थावान हो जाता है या कभी भौतिकवादी हो जाता है। जैसे इस समय यूरोप कैसा है, बिल्कुल भौतिकवाद में लगा हुआ है, और भारत एक समय कैसा था, बिल्कुल आस्था में लगा था, ईश्वर में विश्वास कर रहा था। और इन दोनों की जब बीच की अवस्था आती है तो आदर्शात्मक अवस्था के रूप में बताते हैं। फिर देखेंगे सोरोकिन ने कैसे और आगे बताया है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकार हैं उनको हमने देख लिया। अब एक एक करके देखते हैं कि अगस्त कॉम्टे विकास के बारे में क्या कहते हैं।